नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नया कोर्स के बारे में जो बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद हमने स्टार्ट किया है। और ये जो कोर्स है वो सीआरपीसी का कोर्स है। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किन लोगों के लिए कोर्स है, किस तरीके से पढ़ना है, केस लॉज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो कोर्स है उसका सिलेबस क्या होगा। वाई दिस कोर्स एंड सिलेबस, सिलेबस क्या होगा और ये कोर्स रन करने का क्या ज़रूरत है। सीआरपीसी के बहुत सारे कोर्स हैं मार्केट में, बहुत सारे कोर्सेस होंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो कोर्स हैं वो बिल्कुल थ्योरेटिकल इन नेचर है। इनका लिंक प्रैक्टिकल नॉलेज से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेरी था कि सर सीआरपीसी का जो सिलेबस है उसको कैसे लिंक करें। जैसे मान के चलते हैं कि आज कोई बच्चा सीआरपीसी पढ़ रहा है, वो आगे लिटिगेशन करना चाहता है। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, 10% ज़्यादा फॉलो ही नहीं होगा। तो कैसे लिंक, जो लिंक है एक थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में, वो लिंक मिसिंग होता है। वो लिंक यहाँ पे डाला जाएगा। इसीलिए ये कोर्स दूसरे कोर्स से अलग है। इसीलिए ये कोर्स हमें लाना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी सारे जो कोर्सेज हैं वो थ्योरेटिकल इन नेचर हैं। टॉपिक कंप्लीट हुआ, काम खत्म हो गया टीचर का। लेकिन यहाँ टॉपिक खत्म होने से काम नहीं खत्म होगा। उसके बाद केस लॉज आएंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग होगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैं खुद शेयर करूंगा जो मैंने खुद झेला है अपने क्रिमिनल प्रैक्टिस के दौरान। तो यहाँ से बच्चों को फायदा होगा। खास करके दो क्लास ऑफ स्टूडेंट को फायदा होगा, एक जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं और दूसरा जो जुडिशल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं। कैसे होगा वो हम बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लॉ फैकल्टी से, तो यहाँ का जो सिलेबस है वो एप्ट सिलेबस है। इससे बढ़िया कहीं का सिलेबस हो ही नहीं सकता। लेकिन यह है कि ये सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए, समय पे कंप्लीट होना चाहिए, और जो केस लॉज हैं उस पे आपका पकड़ होना चाहिए। इसीलिए हमने ये सिलेबस को चूज किया। अननेसेसरी दूसरे के सिलेबस या कुछ और पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। यही चीज को यदि आप ढंग से पढ़ लेंगे ना तो बहुत कुछ होगा। ये सिलेबस को तैयार जो करते हैं टीचर यहाँ के बहुत रिनॉन्ड फैकल्टी होते हैं, और जो केस लॉज के सेलेक्टेड पोर्शन को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है वो हम बाद में आपसे बात करेंगे जब हम केस लॉज को पढ़ाएंगे। किसके लिए है मैंने आपको बता दिया कि ऑल लॉ स्टूडेंट्स, सारे लॉ स्टूडेंट, चाहे वो डीयू में पढ़ें, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी एनएलयू में हो, कहीं भी हो, कोई भी कॉलेज में हो, ऐसे कॉलेज में हो जहाँ क्लास ही नहीं होता है, किसी भी तरीके का कॉलेज हो, फर्क नहीं पड़ता। आप यदि इस कोर्स को करेंगे तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा जितना में आप किसी अच्छे कंपिटेंट लॉ स्टूडेंट या एडवोकेट से मुकाबला कर सकते हैं। तो कई बार आपके दिमाग में होता है कि सर मैं तो डिस्टेंस वाला, या फिर डिस्टेंस वाला तो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसा कोर्स, ऐसा कॉलेज में हूँ जहाँ क्लास ही नहीं होता है, जो मेरे समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आप कर सकते हैं। तो फिर आगे हम बात करते हैं सिलेबस का। अब सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि आप ये दोनों बुक ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाऊंगा वो और बेयर एक्ट, बेयर एक्ट एक, केस लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा दो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं जो दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम हवा में नहीं, जो मैंने खुद झेला है प्रैक्टिस के दौरान, वो ताकि आप कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। कुछ एग्जाम्पल की बात हम करेंगे अभी। और चौथा ड्राफ्टिंग, जैसे सीआरपीसी के जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उसी का ड्राफ्टिंग बताऊंगा, क्योंकि यदि हम ड्राफ्टिंग एज अ होल करें तो डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। मेरा एक ड्राफ्टिंग कोर्स भी है जहां पे मैं सीपीसी, सीआरपीसी, रिट जुरिसडिक्शन या कई और ड्राफ्टिंग की बात हम वहां करते हैं। लेकिन मैं जानबूझ करके सिर्फ इसमें क्रिमिनल ड्राफ्टिंग जो सीआरपीसी से रिलेटेड, जैसे बेल, बेल ड्राफ्ट करना है, बेल का प्रोविजन सीआरपीसी में, एक एप्लीकेशन 156(3) का करना है, एफआईआर नहीं हो रहा है, ये एप्लीकेशन हम यहीं सीखेंगे। तो ये चीज हम यहाँ से सीख लेंगे। तो वैसा पोर्शन जो सीआरपीसी के अंदर आता है
उन प्रोविजंस जो ज़्यादा यूज में है उसका ड्राफ्टिंग के बारे में आपको बताएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो ये चारों चीज यदि आप ढंग से पढ़ लेते हैं, इसका कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं होती। किताब उनके लिए है जो थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा किताब में, केस लॉज में ही मिलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ही मिलेगा, ड्राफ्टिंग करने के बाद ही मिलेगा, किताब में नहीं। ये तो ड्राई चीज होता है। ठीक है। तो जिनको प्रैक्टिस नहीं करना है, जुडिशरी नहीं करना है, चलो ठीक है, किताब पे आप स्टक रहिए। लेकिन जो थोड़ा अलग करना चाहते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। जो नहीं करना चाहते हैं, इस कोर्स में इनरोल ना हो। एकदम बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। टॉपिक क्या क्या होगा। पहला तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि सीआरपीसी क्या है, नहीं है, क्या जरूरत आ गया, कैसे सीआरपीसी आईपीसी से रिलेटेड है, कैसे एविडेंस लॉ से रिलेटेड है, मतलब क्या क्या है। सीआरपीसी नहीं रहेगा तो क्या फर्क आ जाएगा। बेसिक चीज, हायरार्की है, जजेस का हायरार्की है, कोर्ट का हायरार्की है, पावर क्या है, कौन सा जज कितना पनिशमेंट देता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अभी 2 दिन पहले की बात है। एक वकील साहब 307 के मैटर को, इसका बेल लगाना था और ये लगा दिया कहाँ पे, एमएम साहब के कोर्ट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे बेल एप्लीकेशन एमएम के कोर्ट में लगेंगे? क्या कुछ ऐसे एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन है जो सिर्फ सेशंस के कोर्ट में लगेंगे? कैसे बाइफरकेट करेंगे? ये प्रैक्टिकल नॉलेज लिंकिंग की जो बात मैं कर रहा था वही है। तो एमएम साहब बोल रहे हैं कि वकील साहब इतना तो रिसर्च कर लो कम से कम, कि कौन सा प्रोविजन में कहाँ पे बेल लगता है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कोर्स में जो इनरोल्ड हैं उनको ये बेसिक चीजें, उनको ये सुनना पड़े जज से, क्योंकि बड़े सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एज में। लेकिन जब मैं देख रहा था तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि मतलब सीआरपीसी ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तभी ऐसा हुआ। अदरवाइज ये गलती तो हो ही नहीं सकता था। तो ये चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, कौन सा ट्रायबल बाय सेशंस जज है। प्रैक्टिस में जब तक नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ नहीं सीखें। तो ये जो मैं बता रहा था, ये प्रैक्टिस में हम सारी बातों का जिक्र करेंगे, जो मैं खुद देखता हूँ कोर्ट में, खुद करता हूँ, दूसरे से सीखता हूँ, वो बात करेंगे। इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल केसेस कैसे शुरू होता है? एफआईआर से शुरू होता है। पहले एफआईआर से पहले भी कंप्लेंट होता है, फिर एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब क्या करना है? एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस कोई काम नहीं कर रहा, तब क्या करना है? कौन से केस लॉज को हमें साइड करना है? यदि 7 साल से नीचे वाला जो ऑफेंसेस हैं, जिसमें पनिशमेंट 7 साल से नीचे है, उसमें क्या 41A का नोटिस देना है या नहीं देना है? यदि नहीं देता है पुलिस, तब क्या आर्गुमेंट करना है? तो ये एक पूरा होलिस्टिक लर्निंग होगा, और एक एक प्रोविजन को हम पढ़ेंगे, प्रोविजन के साथ साथ हम एग्जाम्पल को देखेंगे, और हम इस पे केस लॉज की बात करेंगे, और कुछ एक्सपीरियंस जो हमारे होंगे, जो मैंने सीखा है कोर्ट में, किताब से नहीं, कोर्ट में जा करके, वो भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ये तमाम केस लॉज जो देख रहे हैं, उन सारे केस लॉज को हम कराएंगे। इसमें और एड ऑन ही होगा, एड ऑन होगा, घटेगा नहीं, एड ऑन ही होगा। फिर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। पहले एफआईआर होगा तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं? अरेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन? कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कहाँ जाता है रिपोर्ट? यदि वो रिपोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत तरीके की चीजें हैं। कुछ यहाँ पे अरेस्ट की बात करता है, अरेस्ट पे बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हैं। बेल जुरिस्प्रूडेंस पे बहुत सारे, जो ये टॉपिक है, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है। कहा जाता है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में जो बेल का सिर्फ ये वाला प्रोविजन है, दैट इज ब्रेड एंड बटर ऑफ अ क्रिमिनल एडवोकेट। क्रिमिनल एडवोकेट का ब्रेड एंड बटर है। आप समझिए बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका होल्ड इन तमाम टॉपिक्स पे। बेल आया और आपको फटाक से 1 घंटे में फाइल करना है, क्योंकि वो प्रेशर में होता क्लाइंट। जब आपके पास कोई बेल एप्लीकेशन लेकर के आ रहा है कि भाई बेल एप्लीकेशन लगाना है, बेल का मैटर आ गया है, किसी को पकड़ लिया है, किसी को उठा लिया, कि किसी को एंटिसिपेटरी बेल लगाना है, क्विक करना पड़ेगा, क्विक। वहां पे रिसर्च और ये करोगे तब तो फिर हो गया। यदि 2 दिन भी ले लिए तो खत्म, क्लाइंट कहीं और चला जाएगा, आपके पास क्यों रहेगा? तो आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए, टू द पॉइंट, और फटाक से ड्राफ्टिंग करके तुरंत फाइलिंग। 1 से 2 दिन में तो लिस्ट करा देंगे, आर्गुमेंट हो जाएगा। मतलब ब्रीदिंग स्पेस दे ही नहीं सकते। मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बात करूंगा कैसे क्लाइंट को आपको डील करना है। ब्रीदिंग स्पेस यदि आप क्लाइंट को दिए, ब्रीदिंग स्पेस मतलब ये हुआ
कि आपके पास केस आज आया है और आप 4 दिन बाद ले रहे हैं, इधर से पूछ रहे हैं, उधर से पूछ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उधर से चेक करा रहे हैं, तब तक तो गया। ये सब भी आर्ट है, सिर्फ किताब पढ़ के काम नहीं चलने वाला, इसीलिए ये कोर्स लाना पड़ रहा है मुझे। प्रैक्टिकल चीज को हम यहाँ बताएंगे, और जिससे आप आसानी से खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैं किसी भी एडवोकेट के अंदर, जब जिस दिन से इनरोलमेंट हुआ है उस दिन से किसी भी एडवोकेट के अंदर मैंने जूनियरशिप नहीं किया, उसके पहले किया। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी जिस दिन से इनरोलमेंट आपका हो जाए, इतना स्किल होना चाहिए आपके अंदर कि कहीं किसी का जरूरत ना पड़े। ये तभी होगा जब आप अभी मेहनत करेंगे, अदरवाइज एडवोकेट होने के बाद मेहनत करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो बेल के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो, रेगुलर बेल हो, रेगुलर बेल कहाँ पे लगेगा, एंटीसिपेटरी बेल कहाँ लगेगा, क्या एंटीसिपेटरी बेल एमएम साहब के पास लगाया जा सकता है, क्या एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्ट हाई कोर्ट में लगाया जा सकता है, क्या प्रोविजन है, क्या लैंडमार्क जजमेंट है, इस पे हम बात करेंगे। यदि एंटीसिपेटरी बेल या कोई बेल मिल भी गया है, क्या हम उसका कैंसिलेशन कैसे करेंगे, वो एप्लीकेशन किस प्रोविजन में लगता है, कहाँ पे लगाएंगे, क्या यदि लोअर कोर्ट कोई एंटिसिपेटरी बेल दिया है और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसका कैंसिल हमको कराना है, तो क्या हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या लोअर कोर्ट से ही हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चंस तभी आप कर पाएंगे जब आप खुद ड्राफ्ट करेंगे और खुद देखेंगे प्रैक्टिकल चीजों को। किताब से नहीं होगा, विश्वास कीजिए, किताब से नहीं होने वाला है। और उससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं, वो केस लॉज तो हम जरूर पढ़ेंगे। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में केस लॉज पढ़ाया जाता है। इसको हम बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। कुछ और बेल की जुरिस्प्रूडेंस में अभी 2-3 और आया है जजमेंट, सत्येंद्र कुमार अंतिल, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, लैंडमार्क जजमेंट अभी कुछ कुछ महीने पहले आया है। तो ये चीज, और इस जजमेंट को नहीं फॉलो करने के कारण एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को दोबारा जुडिशियल ट्रेनिंग में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया था। लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन वो तभी आपको समझ में आएगा जब इसके पूरे जुरिस्प्रूडेंस को आप समझ पाएंगे, बेल जुरिस्प्रूडेंस। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सब केसेस ऐसे हैं कि आपको हर समय कोर्ट करना पड़ता है। कोर्ट में जाकर के आपको बताना पड़ता है कि जी इस पे रिलाई कर रहे हैं हम, इसके पैराग्राफ, रोल ऑफ कोर्ट क्या है, रोल ऑफ लॉयर क्या है, रोल ऑफ क्लाइंट क्या, बहुत तरीके की चीजें इसमें बहुत डिटेल्ड वे में बताया गया है। उसको भी हम पढ़ने का प्रयास करें। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, 200 का कंप्लेंट कैसे करना है, 156(3) के साथ साथ यहाँ 200 का एप्लीकेशन भी साथ साथ जाता है कि मान लो 156(3) यदि सस्टेन ना करे तो कम से कम 200 वाला बच जाए। ये सब प्रैक्टिस का पार्ट। कैसे होगा, कॉग्निजेंस कब लिया जाता है, क्रिमिनल कमिटल प्रोसीडिंग कब होता है, कोई मर्डर का केस है, एमएम के साहब के पास चल रहा था क्योंकि उसको जेसी में ले गया, हर 14 दिन के बाद एमएम के पास प्रोड्यूस कर रहा था, सारा चार्जशीट वगैरह फाइल हो गया, क्या एमएम साहब उसको ट्राई करेंगे, क्या एक मर्डर का केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है या नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा, उसका कमिटल होगा किस कोर्ट में, जो कोर्ट उसको ट्राई करेगा, जो कोर्ट, जिस कोर्ट में उस पार्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल होगा। तो कैसे होता है ये, फिर क्या कॉपी ऑफ चार्जशीट मिलेगा एक्यूज को, नहीं मिलेगा, क्या इस पे लॉ है, नहीं मिलेगा तब क्या करना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के समय क्या हम डिस्चार्ज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, कैसे होगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे हमें क्या आर्गुमेंट करने हैं, ये सब का पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन बन के जाता है। ये तभी कर पाएंगे जब आप केस लॉज को पढ़ें। तो ये चीज हम आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। ट्रायल शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, राइट्स ऑफ एक्यूज एंड विक्टिम का क्या राइट है। अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा का, बहुत बेहतरीन जजमेंट, जो ये कहता है कि द विक्टिम हैज एवरी राइट टू पार्टिसिपेट इन अ प्रोसीडिंग, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एट एनी स्टेज, एट एनी स्टेज। एडवांसमेंट, धीरे धीरे जो कंप्लेनेंट का राइट है, विक्टिम का राइट है, वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, एक बेल एप्लीकेशन में मैं किसी कंप्लेंट का वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ जो हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो पीपी हैं, वो बोले नहीं आपका लोकस नहीं बनता, आपका लोकस नहीं बनता, तू मैं हो गया। बोले सर कम से कम पढ़ तो लिया करो, अरे केस लो तो कम से कम पढ़ लिया करो। मैंने बोला अपने इंटर्न को लिख करके दो ये जजमेंट इसको पढ़ने के लिए, पढ़ना लिखना है नहीं, आ जाते हैं यहाँ पे करने। तो वही चीज है, यदि आप नहीं अपने आप को शार्पन करेंगे, आपका यदि शार्प नहीं होगा, केस लॉज पे जो पकड़ मजबूत नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसे ही बात करेंगे।
फिर डॉक्टर, जब जज साहब को मैंने मेंशन किया कि यस विक्टिम हैज एवरी राइट, इट वाज रिकॉग्नाइज इन दिस केस, जज साहब उसको बोले हाँ है, आप इनको ऐसे क्यों बोल रहे हैं। सो तभी होगा ना जब आप क्या करेंगे, केस लॉज पता होगा। अदरवाइज क्या, आप चुपचाप, सीनियर है भाई, पीपी है हाई कोर्ट का, तो क्या हो गया, उसे क्या हो जाएगा। नॉलेज, नॉलेज पे पकड़ होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर पे पकड़ होना चाहिए, तभी आपका आर्गुमेंट में मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जजमेंट कैसे पास होता है, डिस्चार्ज, एक्विटल, कन्विक्शन, कैसे क्या क्या स्टेज है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। केस लॉज के साथ इस चीज का ध्यान रखें। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यूज कम होता है प्ली बार्गेनिंग वगैरह का, बट उभरता हुआ टर्म है। कंप्रोमाइज करने पे लोग आजकल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि केसेस, लिटिगेशन जो है मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। इस पे हम बात करेंगे। अपील्स इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बात आप समझिए, जब तक आपका सीआरपीसी पे पकड़ मजबूत नहीं होगा, तब तक आप हाईकोर्ट में फिर कैसे करोगे। हाईकोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि यही वाला केस को हम हाईकोर्ट में ले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो केस है उसको हाईकोर्ट में हम जबरदस्ती ले जाते हैं। कॉसिंग कराना है, रिवीजन में चले गए, अपील लगा दिया, बेल यहाँ डिसमिस हुआ, फिर हम एंटिसिपेटरी के लिए चले गए, रेगुलर के लिए चले गए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। तो ये सब तभी होगा जब आप सीखेंगे इसको। जब लोअर कोर्ट पे आपका पकड़ मजबूत होगा, तभी आप यहाँ के केसेस को हाईकोर्ट में उठा के ले जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में आपके पास केसेस आएंगे कैसे, ये भी चीज आपको हम बताएंगे, टैक्टिक्स कैसे केसेस आते हैं, क्या क्लाइंट को चाहिए, आपका क्या दायित्व है, तमाम चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद जो केस लॉज है उसको भी करें। तो कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो कोर्स होगा, ये ट्राई कोर्स नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ होगा, प्रैक्टिकल वाला चीज होगा। इस सिर्फ किताब पढ़ा दिया, प्रोविजन पढ़ा दिया, खत्म हो गया, तो ये नॉनसेंस वाली बात हुई। इसमें कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं है, तो मजा नहीं आता है। तो पहला चीज है कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया कि 41A का नोटिस, अभी रिसेंट की बात, एक बेल के मैटर में 4 एक्यूज थे, हमारा ही मैटर है, जिसमें से 3 बंदे को जेल में बंद कर दिया, 3 बंदे को जेल में बंद कर दिया। तो एक जो बचा था वो मेरे पास आया कि साहब ऐसा है कि 3 को तो बंद कर दिया, मुझे भी पकड़ रहा है। बोला अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं, एंटीसिपेटरी बेल लगाओ। 308, 308 ऑफ आईपीसी। क्या है ऑफेंस, क्या है ऑफेंस, अटेम्प्ट है किस चीज का, कल्पेबल होमिसाइड का। अप टू 3 ईयर, अप टू 7 ईयर वाले केसेस में आपको 41A का नोटिस देना पड़ता है। तो हमने लोअर कोर्ट में लगाया एंटिसिपेटरी बेल, लोअर कोर्ट हैज रिजेक्टेड दैट द एंटिसिपेटरी बेल, सेइंग दैट grave in nature, the injury is grave in nature, so and so, so and so. The lower court has not appreciated the law led in the सत्येंद्र कुमार अंतिल, जो मैंने आपको बता रहा था। फिर फटाक से अगले दिन हाईकोर्ट में आर्गुमेंट किया कि साहब द पुलिस हैज नॉट गिवन दिस नोटिस अंडर 41A ऑफ द सीआरपीसी, जो कहता है कि यदि 7 साल से कम का यदि पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस का, तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू गिव अ नोटिस अंडर 41A। इट हैज बीन हेल्ड इन द अरविंद कुमार जजमेंट। डर से पुलिस वाला अगले दिन क्या किया, दे दिया 41A का नोटिस। हाईकोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया है, बोला ठीक है रिप्लाई फाइल करने दीजिए। जब तक वो रिप्लाई फाइल करने के लिए ऑर्डर दिया, उसको बोला अगले हफ्ते हम लगाएंगे, अगले दिन जाकर के 41A का नोटिस दे दिया। बताइए, बस हो गया काम। जैसे ही एक को 41A का नोटिस दिया, मतलब 4 एक्यूज हैं, 4 में से एक को 41A का नोटिस दे रहा है, सेम ऑफेंस में, सेम एफआईआर में, सेम प्रोविजन में, और 3 को जेल में बंद किया हुआ 1 महीने से, फटाक से रेगुलर बेल लगा दिए लोअर कोर्ट में। ओनली ऑन दिस ग्राउंड, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि देयर इज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। एक्यूज के बीच में भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक को 41A का नोटिस दे रहे हैं, 3 को जेल में बंद कर दिया फ्रॉम लास्ट 30 डेज। बेस ऑन दिस आर्गुमेंट लोअर कोर्ट तीनों को रिलीज कर दिया रेगुलर बेल पे। अब जब तीनों को रेगुलर बेल पे रिलीज किया, तो जब इसका डेट आया रिप्लाई फाइल होने के बाद, हमने आर्गुमेंट किया जी 3 तो रिलीज हो गए, अब इसका क्या करोगे, एंटिसिपेटरी बेल हो। तो ये क्विक माइंड कैसे कैसे लगाओगे, प्रैक्टिकल, किताब से नहीं होगा, किताब से नहीं होगा। न्यू केस लॉज को आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। डिस्चार्ज, चार्ज ही फ्रेम ना होने दो। हमारा एक मैटर था, 4 एक्यूज थे, चारों को डिस्चार्ज करा दिया। हालांकि ये बात अलग है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट लिमिटेशन पीरियड, स्टेट चला गया रिवीजन में कि मजिस्ट्रेट साहब ने गलत डिस्चार्ज कर दिया। तो अब रिवीजन में गया, तो अभी हम रिवीजन उसको कर रहे हैं। तो रिवीजन कैसे, किसको कैसे होता है, कहाँ होता है, किस कोर्ट में होता है,
चार्जशीट फाइल किया गया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द चार्जशीट, जो आना चाहिए था वो रिकॉर्ड पे नहीं है, जो नहीं आना था वो है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रोटेस्ट पिटिशन। कैसे करना, कब करना, किस स्टेज तक करना है? क्या केस खत्म होने के बाद भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं? केस खत्म होने के बाद कुछ नजर में आ गया कि जी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं? हर चीज का स्टेज होता है। ऐसे यदि करने लगेंगे तो फिर जिंदगी भर तो लिटिगेशन ही चलता रहेगा, फिर खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए हर चीज का एक लिमिटेशन पीरियड रखा गया। ये सब के बारे में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट यही सब सीखना होता है प्रैक्टिस में, और कुछ नहीं सीखना होता है, बेसिक चीज है। अभी एक केस में हमारा जो है मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल वायलेंस का केस है, उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करा दिया। सीआरपीसी के किस प्रोविजन को यूज करके पता होना चाहिए, एप्लीकेशन कैसे लगे पता होना चाहिए। अब सीसीटीवी का प्रिजर्वेशन हो गया है, दैट सीसीटीवी फुटेज लाइंग विद द कोर्ट, नाउ वी आल्सो वांट अ कॉपी ऑफ द सेम। अब वो मना कर रहा है, जी इसको नहीं दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए? कैसे करोगे जजमेंट? यदि मजिस्ट्रेट साहब नहीं देंगे ऊपर जाओ, वो नहीं देंगे उसके ऊपर जाओ, ये काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस। सिर्फ किताब पढ़ के नहीं आएगा, मेरा विश्वास कीजिए, किताब पढ़ के नहीं आएगा। इसलिए इस कोर्स को बनाया गया है ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले। हु वांट टू स्टार्ट क्रिमिनल लिटिगेशन? कैसे होगा? कोई बंदा आ गया है कि हमें इनिशिएट करना क्रिमिनल लिटिगेशन, लॉ स्टूडेंट है, वो लिटिगेशन करना चाहता है, बहुत प्रॉब्लम है, एकाएक मार्केट में जाएंगे समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। नॉलेज, नॉलेज इनरिचमेंट जरूरी है हर दिन। प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा तो आप सशक्त होंगे, कहीं डाउन नहीं होंगे, स्ट्रांग होंगे, कन्विक्शन के साथ अपनी बात को रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केस लॉज कई बार मैंने बताया है। तो इस कोर्स के जो स्टूडेंट होंगे, बुक्स पे रिलाय नहीं करना हमें। मैं ये नहीं बोल रहा बुक खराब होता है, हमें रिलाय नहीं करना, हमारा पर्पस ये अलग है। हमारा पर्पस है लिटिगेशन करना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। किताब तो बहुत सारी चीज, उसमें बहुत सारी चीज, इतनी मोटी मोटी 50 वॉल्यूम का सीआरपीसी किताब, उससे क्या हो जाएगा? क्या पढ़ लोगे? क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग खराब होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, कम ही पढ़ो, वही पढ़ो जो यूज में होता है। पूरा सारे के सारे सीआरपीसी का प्रोविजन यूज में थोड़ी होता प्रैक्टिस में। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन इक्का दुक्का कभी यूज हो गया। मैंने बोला ना, बेल मैटर है जो ब्रेड एंड बटर ऑफ क्रिमिनल एडवोकेट, तो ज्यादा यूज होता है, ज्यादा केसेस आएंगे, तो उसको पकड़ो ना, ताकि आप सरवाइव करो। शुरुआत में कौन पैसा देगा भाई? ये सब भी हम बताएंगे, टेंशन मत दीजिए। तो अवॉइड बुक्स इफ यू आर प्लानिंग फॉर लिटिगेशन। ठीक है, क्या राइट अप्रोच है? केस लॉज, जो इंपॉर्टेंट, जो मार्केट में केसेस जिसको आते हैं पहले उसको फोकस कर दो, बाद में समय मिलेगा तो धीरे धीरे सब प्रोविजन पढ़ते रहना। अदरवाइज बेवकूफ की तरफ जो तैयारी करते हैं ना, वो हाँ सेक्शन 2A में ये है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है, ये है, ये है, अरे उसका कोई यूज नहीं है यार प्रैक्टिस में। उससे तुमको घर नहीं चलेगा, पैसे नहीं आते। तो जो जरूरी है पहले उस पर फोकस करो, फिर टाइम मिलेगा तो फिर अप्रोच, राइट अप्रोच क्या है, व्हाट इज राइट अप्रोच, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ड्राफ्टिंग, मैंने बोला था कि ड्राफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी। सीपीसी का मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए मेरा ड्राफ्टिंग कोर्स अलग से। बेल का बता देंगे, डिस्चार्ज एप्लीकेशन कैसे करते हैं, 156(3) फाइल कैसे करते हैं, 200 वाला कैसे करते हैं, 91 में कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है उसका कैसे करते हैं। बेसिक चीज, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको ये ना लगेगा अरे यार कुछ तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ऐसा होता है, यंग जो एडवोकेट होते हैं, जैसे इनरोलमेंट पता ही नहीं चलता उनको, और यहाँ पे कोई नहीं सिखाता, ये प्रोफेशन वही कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें, कोई नहीं सिखाने वाला है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, 100% ट्रू बात। तो जो सिखा रहे हैं वो सीख लो, अभी काम देगा। ऑल्सो डिस्कस कोर्ट ऑर्डर, भी डिस्कस करेंगे। कोई यदि एग्जांपल हम दिए कि इस केस में ऐसे ये ड्राफ्ट किया था हमने इसका कंप्लेंट, तो भैया जब फाइल किए होंगे तो कोर्ट का ऑर्डर आया होगा, वो भी हम बताएंगे, तो आपका सिस्टमेटिक अप्रोच होगा ना, सब कुछ लगेगा कनेक्टेड है। अदरवाइज ये बता दिया उधर छोड़ दिया, उधर बता दिया उधर छोड़ दिया, तो लिंक नहीं डेवलप हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट का सर लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश जैसे बता रहे हैं वैसे ही होगा, बाइलिंगुअल। केस लॉज इंग्लिश में रहेंगे, उसको इंग्लिश में हिंदी में जो जिसको जैसे समझना समझ लें, समझ में आना चाहिए, वो समझा दें। हु कैन ज्वाइन? अब सबसे बड़ा बात है हु कैन ज्वाइन। जो लिटिगेशन करना चाहते हैं आंख बंद करके उनको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनको भी करना चाहिए, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। आगे आने वाले समय में, अभी मध्य प्रदेश कर दिया है कि 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी है, कर दिया ना, आने वाले समय में यही होने वाला। और वह नहीं भी हो तब भी, जब आप जज की कुर्सी पे बैठते हैं और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा ना, एडवोकेट बेवकूफ बना देगा आपको, गलत ऑर्डर पास करा दे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं
जो जबरदस्ती प्रेशर दे करके जज से गलती ऑर्डर पास करा लें। तो ये होता है, प्रेशर में आप कुछ भी करते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी था, इसलिए पहले क्या होता था 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद होता था। तो अब ये मिस हो गया है, ये चीज़ें खत्म हो गई है। तो आप यदि करना चाहते हैं तो इससे प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आपका कॉन्फिडेंस हो। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि देखो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके यंग स्टूडेंट के लिए, यंग लॉयर के लिए, यंग एडवोकेट जो प्रैक्टिस में अभी अभी आए हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है। मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, कोई यहाँ माए बाप नहीं है लिटिगेशन में, दूर से। आई एम फ्रॉम बिहार, नॉट नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट कर रहा हूँ ना प्रैक्टिस। तो बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, यार ऐसे हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, इस पे पकड़ मजबूत बनाओ, अपने आप होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही मैटर्स हाई कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट हाई कोर्ट के मैटर आपके पास शुरुआत में कोई नहीं देगा, इतना रिस्क नहीं लेगा, यंग एडवोकेट को नहीं देता है। तो क्या होगा, आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है ना, जो भी है, उसी को हाई कोर्ट पहुंचा दो। पहुंचाने का कला होना चाहिए। ये तभी होगा जब सीआरपीसी का पकड़ मजबूत होगा। 482 में क्रॉसिंग करा दो यार, एफआईआर का, चार्जशीट का, बहुत तरीके की चीजें होती है। रिवीजन करना है, बेल में तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को प्रोटेक्शन चाहिए, उसको प्रोटेक्शन वाली बात, रिट है, ये सब सारा चीज कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करेंगे अपने आप हो जाएगा। ना द क्वेश्चन इज हाउ दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कोर्स, चाहे वो कोई भी ऑफर करे उससे ये डिफरेंट होगा। रीजन बीइंग द प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर किसी भी कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। सब ड्यूटी पूरा करने वाला काम यदि करेंगे, वो नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए ये कोर्स दूसरे किसी भी कोर्स से अलग है। प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि प्राइस के बिना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भैया अभी इसका प्राइस 5,000 रखा गया है, लेकिन अभी इसमें डिस्काउंट है। 15 अगस्त से ये शुरू होगा, 15 अगस्त से ये कोर्स शुरू होगा, फर्स्ट क्लास 15 अगस्त को होगा। और यदि 15 अगस्त तक आप कर लेते हैं तो अभी आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 1,999 ये है। इसके बाद ये प्राइस यही रहेगा, जो स्टूडेंट इनरोल कर लेंगे उनके लिए ये होगा। यदि पॉसिबल होगा तो हम इस पे इंस्टॉलमेंट का भी प्रावधान करेंगे, हालांकि ये बहुत कम प्राइस है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो किसी भी कॉर्नर में है देश के, वो प्रैक्टिकल चीजों को सीखें, क्योंकि सीआरपीसी तो पूरे भारत का एक ही है, ऐसा थोड़ी है कि हर स्टेट में अलग अलग सीआरपीसी। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है, वो आप कर लेंगे, इतना कैपेबल हो जाए। तो ये, तो अभी प्राइस 15 अगस्त के बाद का है, लेकिन उससे पहले अभी के लिए यदि हम बात करें तो अभी आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, यदि इनरोलमेंट कर लेंगे तो। यदि नहीं करेंगे तो फिर जब बढ़ जाएगा तो फिर ये घटना मुश्किल है। ठीक है, वो इसलिए रखा गया है ताकि एक हमें भी एक अप्रोच पता चले कि हाँ कितने स्टूडेंट्स हैं और कैसे करना है। ठीक है, सर्टिफिकेट अवेलेबल है। ये कोर्स कंप्लीशन के बाद एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा मेरे तरफ से, मैं खुद साइन करूंगा और आपको इशू किया जाएगा कि आपने सक्सेसफुली ये कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। तो इस कोर्स से शुरू होने से पहले आपको बस इतना ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल चीज आपको पकड़ना है, केस लॉज आपको पकड़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पकड़ना है, ना कि डिफिनेशन याद करते रह जाना बेवकूफों की तरह, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो मैं इस कोर्स में कराऊंगा। 3 महीने में, 90 दिन में ये कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा। और यदि एक्सटेंड हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको कर लूंगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 1 साल तक आप इसके तमाम रिकॉर्डिंग्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन, द लीगल इंडियन का एप्लीकेशन है, वहाँ पे वो, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल हो। जो भी क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग, जो लेक्चर है उसको अपलोड कर दिया जाएगा सेम डे में। ये चीज़ आप कोर्स डिस्क्रिप्शन वगैरह में देख लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप देख लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे मैं लिखा हुआ हूँ, 9205537400। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप करना है, आपको हेल्प किया जाएगा। बाकी और कुछ क्वेरी है तो आप बता दीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे।